स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझें। Whenever there is change in existing agreement of partnership, firm is said to be reconstituted। मतलब ये है कि जब भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किसी भी वजह से चेंज होता है, हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक है, मतलब ये है कि उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया। और जब जब एग्रीमेंट चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो जाएगी। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो कुछ पार्टनर्स को गेन होगा, कुछ पार्टनर्स का जो शेयर है वो कम हो जाएगा। जब भी ऐसी चेंज होगी, हमेशा टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल लॉस। याद रखना है, टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल लॉस। और अब देखिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होती कब कब है। कई बार तो ऐसे होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले वो इक्वल रेशो यूज़ कर रहे हैं और अब वो डिसाइड करते हैं 2:1:1, या फिर पहले वो 3:1:1 यूज़ कर रहे थे, अब वो कहते हैं हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स एग्जिस्टिंग ही पार्टनर्स है, पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है, पर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। सेकेंड केस हो सकता है व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स जब नए हमारी पार्टनरशिप फर्म में आके ज्वाइन कर लेते हैं। थर्ड केस आ जाता है जब कोई पार्टनर काम छोड़ के जा रहा है, मीन्स व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स। फोर्थ केस है टोटली अनप्रेडिक्टेबल, अनटाइमली, दैट इज़ डेथ ऑफ ए पार्टनर। और फिफ्थ केस है बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स मिल के काम करने लगती हैं, उसे हम बोलते हैं अमेलगमेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम पहले चारों केसेस जो हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बाकी सारे टॉपिक अलग अलग वीडियो में डिस्कस होंगे। हम सिर्फ इसमें से फर्स्ट केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, सबसे पहले कुछ पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, कुछ पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो जिनको फ़ायदा होगा हम बोलेंगे उसने गेन कर लिया, जिसको नुकसान होगा हम बोलेंगे उसने सेक्रीफाइस कर लिया। तो सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, किसको फ़ायदा, किसको नुकसान, किसको डेबिट, किसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीइवैल्यूएशन जब होगी तो क्या फ़ायदा या नुकसान पार्टनर्स को होगा। फिर कुछ ऐसे रिजर्व्स, कुछ लॉसेस होंगे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम बैलेंस शीट में पड़े होंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पार्टनर्स डिसाइड करें हम तो कैपिटल भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो बच्चे, सारी प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वीडियो देखी है उनको पता है हमने उस वीडियो के अंदर सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी सीख ली। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं दी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वो आपने सबसे पहले देखनी है, तभी काम आगे चलेगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखें, गुडविल एक एसेट है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं पार्टनर्स, उस टाइम उनकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी है। अगर कोई गुडविल पड़ी है तो वो गुडविल पुराने रेशो में सारे पार्टनर्स को राइट ऑफ कर दी जाएगी। और जर्नल एंट्री राइट ऑफ करने की क्या होगी। अब गुडविल क्या है, एसेट, इसे हमें राइट ऑफ करना है, तो गुडविल शुड बी क्रेडिटेड। तो डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। किस रेशो में,
old profit sharing ratio. The existing goodwill must be written off by debiting the partners' capital accounts or their current accounts in their old profit sharing ratio. फिर बात आती है उस गुडविल की जो एक्सपर्ट्स अब वैल्यू कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप वाले एक्सपर्ट से अब वैल्यूएशन करवा रहे हैं और अब उस गुडविल की वैल्यू निकल के आती है। तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम ये जनरल एंट्री पास करेंगे किस अमाउंट से, जो फर्म की गुडविल होगी उसको हम गेन और सेक्रीफाइस के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके सामने वो अमाउंट लिखेंगे। बच्चे याद रखना, किसी अकेले पार्टनर की गुडविल कंसिडर नहीं होगी, जो फर्म की गुडविल होगी उसके साथ अपनी गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइस्ड शेयर को मल्टीप्लाई करना है और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करना है। आप देखें, गेन वाले को डेबिट क्यों कर रहे हैं और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। Gaining partner will compensate the sacrificing partner for the loss of his share of profit. इस केस में बच्चों आपने ये प्रिकॉशन ज़रूर लेनी है कि अगर बैलेंस शीट में भी गुडविल पड़ी है और बाद में भी ये गुडविल के वैल्यूएशन करते हैं तो आपने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ ज़रूर करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे तो इधर उतने अमाउंट की डबल काउंटिंग हो जाएगी और काम गलत होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन बच्चों आपको भी पता है समय के साथ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, ये चाहते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से जिसको फ़ायदा हो और जिसको नुकसान हो वो फ़ायदा और नुकसान भी प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया जा सके। अब देखें इसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके लिए हम स्पेशल एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड क्या होगा, डेबिट साइड सारे लॉसेस होंगे और क्रेडिट साइड सारे गेन्स या प्रॉफिट्स होंगे। और लॉसेस कब होंगे, जब भी एसेट की वैल्यू कम हो गई या लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो लॉसेस होंगे, और जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो गेन्स होंगे। और लॉसेस को डेबिट साइड और गेन्स को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट था वो बुक्स में नहीं था लेकिन अब हमें मिल गया, ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन होगी। ऐसे एसेट को हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, तो हमारा गेन होगा। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी ऐसी होगी जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन अब हमें पे करनी पड़ गई तो ये होगा हमारा एक किस्म का लॉस। तो बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो या तो आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। हम उस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अब देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। याद रखना है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड देखो हमने क्या लिया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ कोई अनरिकॉर्डेड हमें देनी पड़ी या फिर रीवैल्यूएशन के टाइम एक्सपेंसेस हुए। क्रेडिट साइड हमने क्या लिया, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई और एसेट कोई अनरिकॉर्डेड आ गया।
ठीक है, बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में या करंट अकाउंट्स में, जैसा भी कैपिटल का नेचर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, उस हिसाब से हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट नाम यूज़ कर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस केस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ नई वाली आएंगी, मींस आफ्टर चेंज्ड रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं, वो जाएंगे बैलेंस शीट में। अब देखें कि अगर पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि हमने तो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू सेम रखनी है, वर्ड आता है keep the values intact, or the partners decide not to change the values, not to revise the values, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे तो गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह, जैसे हमने किया था ना गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो उस तरीके से आपने प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है और रिवर्स एंट्री पास करनी है अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, अगर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है तो एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा तो एंट्री पास होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बच्चों याद रखना, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा ऑपोजिट चलता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऑपोजिट चलता है, तो आपको एक एंट्री याद करनी है, दूसरी आपने केस देख के रिवर्स कर देनी है। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि जो बैलेंस शीट बनानी है इसके बाद, उसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बिल्कुल सेम वही रखनी है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एग्जिस्टिंग रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस इन दी बैलेंस शीट, के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जब वो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, उस टाइम उनकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हैं। तो बच्चों क्या करना है, क्योंकि वो तो पुराने टाइम के हैं, पुरानी रेशो में शेयर कर देने चाहिए। रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, तो उनको हम डेबिट बैलेंस कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और जो लॉसेस हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम उनको कैंसिल करने के लिए उनको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ कई जगह मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल के साथ आपने ये याद रख लेना है कि डिपेंड करता है कैपिटल कैसी है, वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आपने कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज़ कर लेना है, देख लेना टाइप। ठीक है, ये तो हमने कॉमन लिस्ट बनाई है। रिजर्व्स या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पड़ा है, कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, all these accounts will be debited to all partners capital accounts in their old profit sharing ratio, and reverse entry has been passed in case of accumulated losses। और वो losses की basically nature क्या हो सकती है, या तो वो profit and loss account के नाम से होता, या फिर deferred revenue expenditure होगा, या advertisement suspense account के नाम से भी आपको बैलेंस शीट में asset side मिल सकता है। और जब आपने ये रिज़र्व या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स के ऊपर इनका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और बच्चों इस केस में जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट होगी उसके अंदर ये सारे रिज़र्व या लॉसेस नील हो जाएंगे, और सिर्फ कैपिटल के ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ होगा वो कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू नज़र आएगा नई बैलेंस शीट में। और अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट की, क्योंकि बच्चों ये नोट करो कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट आपको और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दोनों आपको लाइबिलिटी साइड मिलते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाते क्यों हैं?
जो वर्कमैन को कंपनसेशन देनी पड़े उसके क्लेम को एडजस्ट करने के लिए हम उसके लिए रिज़र्व बनाते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है मार्केट में, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है उसे एडजस्ट करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। अब दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करें। बच्चों फर्स्ट केस में देखो, बेसिक एंट्री हमारी एक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, बेसिक एंट्री ये याद रखनी है। सपोज आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व पड़ा है 50,000 और आपके क्वेश्चन के अंदर क्लेम हमें बताया उन्होंने ₹40,000। अब हमें तो 50,000 में से 40,000 की ही ज़रूरत है ना, तो जो 10,000 है वो बच जाएगा, तो बैलेंस कहाँ चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। 50,000, 40,000, 10,000। अच्छा, अब हम दूसरा केस देखें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके पास 50,000 है, लेकिन क्लेम आ गया 60,000 और अब क्या हुआ, रिज़र्व कम पड़ गया 10,000 से, तो उस रिज़र्व के साथ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अब इस केस में एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। ठीक है, बेसिक एंट्री वही रहनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर हमें क्लेम के लिए अमाउंट कम पड़ गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर क्लेम हमारा कम है, रिजर्व अकाउंट ज़्यादा है, तो बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। सपोज क्लेम कुछ भी ना हो, फिर क्या होगा, द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स एज द केस में बी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के ट्रीटमेंट को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपने दो बातों को समझना है। एक तो बेसिक एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरी बात क्या आपने पहले समझनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम रह जाए तो हमें लॉस होगा। तो याद क्या रखना है, लॉस को आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देना है, और जो प्रॉफिट होगा उसे आपने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देना है। जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में आपको मिला था वो डेबिट कर देना है, और जो डिफरेंस होगा वही आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना है। ध्यान रखना इस बात का। और जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो ये एंट्री करनी कभी नहीं छोड़ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो जो फ़ायदा होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में पहुँचेगा। ठीक है ना, याद रखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड to revaluation in case the market value is more than the book value। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिवाइज बैलेंस शीट में नील हो जाएंगे। और याद रखना है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो लाइबिलिटी साइड होता है वो लाइबिलिटी ही होती है, रिजर्व नहीं होती। याद रखना है, वो एम्प्लॉयज़ का क्लेम है उनके ऊपर, पार्टनर्स का हिस्सा नहीं है वो। तो अब देखिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा बच्चों, बिल्स पेएबल। मैं सिर्फ मेन लाइबिलिटीज़ के नाम से आपको समझा रही हूँ। बिल्स पेएबल अगर वैल्यू रिवाइज्ड हुई है तो न्यू वैल्यू आएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर चेंज आई तो न्यू वैल्यू आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर न्यू वैल्यू आई तो न्यू वैल्यू आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा। रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आएगा। कैपिटल्स रिवाइज्ड आएंगी।
कैश इन हैंड, अगर बीच में कोई पेमेंट की है तो रिवाइज होगी, नहीं तो पुरानी वाली आएगी। सेम है कैश एट बैंक। सन्ड्री डेटर्स में अगर कोई प्रोविज़न और बनाई है या प्रोविज़न कैंसिल की है तो ये वैल्यू नेट चेंज होगी, नहीं तो वही रहेगी। स्टॉक, अगर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी। इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, अगर वैल्यूज़ चेंज हुई हैं तो रिवाइज्ड वैल्यूज़ आएंगी। देखिए अब हमारे पास इसके अंदर कोई रिज़र्व नहीं रहा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं रहे, तो बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ सेम आएगा। Sometimes at the time of change in profit sharing ratio, partners decide that their total capital needs to be changed, needs to be adjusted on the basis of their new profit sharing ratio. तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम total capital after all the adjustments लेंगे, उसमें से फिर हम हर पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। वो कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट्स में, और जो कम या ज़्यादा हुई, मींस अगर डेफिसिट या सरप्लस हुआ, डेफिशिएंसी हुई या सरप्लस हुआ, तो डेफिशिएंसी के केस में वो कैपिटल और लाएंगे, बाय बैंक करेंगे या फिर बाय करंट अकाउंट करेंगे। ठीक है, अगर वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा हुई तो हम उनका पैसा वापस करेंगे। तो जो कैपिटल अकाउंट है, उनकी जो बैलेंस की एंट्री है जो एडजस्टमेंट के लिए, टू बैंक या टू करंट अकाउंट करके हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस रखे हैं वो फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैंक या करंट अकाउंट के थ्रू जो एडजस्टमेंट हुई होगी उसको हम कंसर्न्ड अकाउंट्स में भेज के बैलेंस शीट में न्यू रिवाइज्ड अमाउंट्स ले जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये सारी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स एक एक करके डिस्कस कर ली, पर मुझे आपको ये कहना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप इकट्ठी हैंडल नहीं कर पाओगे और एडवाइजेबल भी नहीं है। आप एक एक प्रॉब्लम को लो, सुनो, समझो, उसके साथ रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ो, इलास्ट्रेशंस देखो, उसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। और इस वीडियो को वॉच करने से ज़्यादा आपने लिसन करना है केयरफुली, क्योंकि बहुत बातें ऐसी हैं जो मैंने दिखाई नहीं है। बुक पढ़ना, पूरी डिटेल समझ आएगी। आपने वीडियो को सुनना बहुत अच्छे से है, और सुनोगे तो बच्चों आपको पता है ये बिल्कुल ही मैंने कंसाइज वीडियो बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ध्यान से सुनोगे तो। और पढ़ने का यही प्रोसीजर आपने सारे चैप्टर्स पे अप्लाई करना है। एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व करनी है, कोई इलस्ट्रेशन, कोई एक्सरसाइज आपने नहीं छोड़नी। Thanks for watching this video. If you like this video, show by liking it, post in comments and subscribe this channel. Next video is treatment of goodwill on admission of a partner, because we have already discussed calculation of new profit sharing ratio in a separate video. Its link is being given in the description of this video. Thank you.